मैंने आपको बार वाली संख्या को सॉल्व करना सीधा बताया था। क्या करना है? x बराबर a1 a2 अपॉन 99, यही हो जाएगा। अब ये होने के बाद हमें क्या बोला क्वेश्चन, कि इसको एक ऐसी 4 अंकों की संख्या से गुणा कीजिए कि ये क्या बन जाए, पूर्णांक। और वो 4 अंकों की संख्या भी कैसी होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए। मतलब छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करना है जिसमें 99 का भाग चला जाए, क्योंकि 99 का भाग जाएगा तभी तो ये पूर्णांक बनेगा, नहीं तो भिन्न रहेगा। 99 हटना चाहिए ना नीचे से। तो एक 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी जिसमें 99 का भाग चला जाएगा, संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि 4 अंकों की संख्या तो ऐसी खूब सारी हो सकती है जिनमें 99 का भाग चला जाए। तो देखो 99 से भाग देना है हमको, ठीक है ना। या तो आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 में भाग दे के देख लो। ऐसा भी नहीं करते हो तो सबसे इजी काम कर सकते हो, इसको 10 बार गुणा किया कितना आ गया, 990। 4 अंकों का नहीं बना, अब अगला 99 का जो मल्टीपल आएगा वो 4 अंकों का बन जाएगा, जोड़ लो इसमें। 9 और 9 18 का 8, हासिल एक, ये लो। तो 1089 वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसको हम इस संख्या से गुणा करेंगे तो ये हमें एक पूर्णांक देगा। क्लियर है बात इतनी, कोई डाउट? क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अब कल कहां तक पढ़ लिया था हमने, एलसीएम पढ़ लिया था आई थिंक, है ना। डिवीजन मेथड हमने पढ़ लिया था, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके लिए बचा है ना। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। भाई कल वाला एलसीएम जो निकाला डिवीजन विधि वो तो सबको आता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका क्या कहता है, जैसे आपके पास संख्या है 80, 90 और 140, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आप क्या कीजिए, हर संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 80 के करोगे कितना आएगा, 16 पंजे 80 होता है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1, हो गया 16 पंजे 80। अच्छा 90 के गुणनखंड करो, प्राइम फैक्टर करो, 18 पंजे 90 होता है, और 18 क्या होता है, 9 दूना 18, तो 2 नाम 18 पंजे 90, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। 140 के गुणनखंड करो, क्या आएगा, 70 दूना 140, 35 दूना 70, मतलब 35 चौके 140 हो गया ना। और 35 का क्या हो जाएगा, 5 गुणा 7, तो आप यहां पे लिख दोगे 2 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 5 कितना 20, और 20 7 कितना 140, हो गया। हाँ जी, स्क्वायर ही तो लिखा है यार, ढंग से देख क्या लिखा है, स्क्वायर ही लिखा है ना। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, अगर आपको इन दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो आपको करना क्या होगा, हर संख्या की सबसे बड़ी घात को बाहर निकाल लो। क्या कहा, प्रत्येक संख्या की सबसे बड़ी घात को बाहर निकाल लो। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 4, 3 की पावर 2 गुणा 5 की तो एक ही है, 7 की भी एक ही है, तो ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, नंबर के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करो, और प्रत्येक संख्या की सबसे बड़ी घात को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी। अब आगे की बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो बात हमने कल कर ही ली थी, है ना। हायर कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर हमें पता करना पड़ता है, ये वो। अब बात करते हैं वास्तव में एचसीएफ होता क्या है। किन्हीं दी गई संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या होती है जिनमें उन संख्याओं का सबसे बड़े गुणनखंड का भाग चला जाए, मतलब उन तीनों संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड हमें मिल जाए। हायर कॉमन फैक्टर ही तो है,
हायर मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, गुणनखंड मतलब गुणनखंड। तो हायर कॉमन फैक्टर मतलब दी गई संख्याओं में वह सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग एक साथ चला जाए। जैसे आपको कोई संख्या दी गई है ए, बी और सी, इन तीनों संख्याओं में हमें वह सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा एक साथ चला जाए। कितनी भी बार जाए उससे कोई मतलब नहीं है, पर तीनों में जाना चाहिए। समझ में आया हायर कॉमन फैक्टर क्या होता है? क्लियर है बात इतनी? अब बात आती है इसके मेथड्स की कि इसको हम कौन कौन से मेथड से पता करते हैं। तो पहला मेथड तो हो गया आपका क्या, जो आप बचपन से करते आ रहे हो, भाग विधि आपकी हो गई, डिवीजन मेथड आपका हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड आपका क्या हो गया? दूसरा मेथड आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि आपकी हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका हो गया। ठीक है, तीसरी विधि आपकी कौन सी हो गई? सीडीएम हो जाएगी, लगातार विभाजन विधि। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। ठीक है, इन तीनों विधियों से हम क्या पता करेंगे? इन तीनों विधियों से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है साहब, लिख लिया? मिटा दूं? हाँ भाई, पहली विधि देखिए, आपकी पहली विधि है भाग विधि, डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड आप बचपन से करते आ रहे हो, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट है नहीं। जैसे आपको संख्याएं दी गई कि 80, 90 और 140 का क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। क्या करना है आपको? इनको भाग देना है अलग अलग, देते जाओ। 2 का भाग दिया 40, 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, ये आ जाएगा। अच्छा, 90 में दिया कैसे आ जाएगा? 2 का भाग दिया 45, 3 का भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। 140 में दिया साहब, 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा? 70, 2 का भाग दिया 35, 5 का भाग दिया 7 और 7 का भाग दिया 1। ये तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं हार्ड एंड फास्ट। आपको क्या करना है? प्रत्येक संख्या देखनी है जो कॉमन है तीनों में। अगर वो कॉमन है तीनों में तो उसको बाहर निकाल लेंगे हम। जैसे 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, तो 2 को क्या कर लिया हमने? बाहर निकाल लिया। निकाल लिया साहब। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 2 इसमें, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 2 इसमें, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 3 केवल इसमें, छोड़ दो। 5 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 5 को बाहर निकाल लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका? 10 आपका एचसीएफ आ गया। समझ में आ रही है ना बात आपको? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा कि जो कॉमन नंबर्स है डिवीजन मेथड में, उनको हम बाहर निकाल लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मिल जाएगा? एचसीएफ मिल जाएगा। अब आगे बात आती है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या कहता है? ये कहता है, जैसे अभी अभी हमने एलसीएम के लिए भी पढ़ा था ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, तो यस और नो? तो आपने वही काम करना है जो एलसीएम में किया था, 80, 90 और 140। क्या फैक्टर होंगे इसके? 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। इसके क्या फैक्टर होंगे? 2 गुणा 3 स्क्वायर गुणा 5। और इसके क्या फैक्टर होंगे? यही किए थे हमने।
एलसीएम के टाइम मैंने आपको क्या बोला था, प्रत्येक संख्या की सबसे बड़ी घात निकालो, कॉमन वोमन कुछ नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ये बोला था प्रत्येक संख्या की सबसे बड़ी घात को बाहर निकालो। एचसीएफ में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कॉमन है कि नहीं है, तीनों में होनी चाहिए वो संख्या, जैसे दो है, दो तीनों में है, तो दो की सबसे छोटी घात को बाहर निकाल लो, यहां सबसे छोटी। भाई देखो एक चीज बता देता हूं, एलसीएम बोलने में तो ये आता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा है ना, पर उत्तर बड़ा आता है एलसीएम का संख्याओं से, जो आपको नंबर्स दिए होते हैं ना उनसे बड़ा उत्तर आएगा हमेशा, और ये बोलने में आता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, पर उत्तर छोटा आता है, क्योंकि गुणज अलग चीज होती है, गुणनखंड अलग चीज होती है। समझ में आ रही है ना बात आपको, तो कंफ्यूज मत होना। तो आपको क्या करना है, हर कॉमन संख्या की सबसे छोटी घात को बाहर निकाल लेना है। तीन कॉमन है क्या सब में, तो छोड़ दो तीन को। पांच कॉमन है, पांच की सबसे छोटी घात कौन सी है, सात कॉमन है ही नहीं, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, क्लियर। चलो लिख लो। लिख लिया था, लिखो लिखो। सीट मिल गई क्या, तो ये काय की रखी है, हम्म। अरे यार ये क्या प्रॉब्लम कर रखी है। चलो मैं आज और बोलूंगा। आज अभी अभी मेरे बाद क्लास है क्या कोई आपकी, है अभी टेस्ट है, अच्छा। लिख लिया। तीसरी विधि तो है ना, जब कभी आपके बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना, 3 डिजिट या 4 डिजिट, और ऐसे नंबर्स जिनमें मल्टीपल नहीं मिल पाते हमें जल्दी से, तब काम आते हैं वो। जैसे आपको कहा गया 493 और 493 और 928 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। ये नंबर आपको दे दिया है ना, कि इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो सीडीएम क्या कहता है कि भाग देते चला जाओ, नाम से ही क्लियर है ना, लगातार विभाजन विधि, मतलब लगातार क्या करना है आपको, भाग देना है। आपने भाग देना शुरू किया, बड़ी संख्या में छोटी का ही दोगे, या आपने भाग देना शुरू कर दिया, दो बार जाएगा नहीं, बड़ा हो जाएगा, एक बार ही जाएगा। एक बार भाग दिया, 493 आपका आ गया, आ गया, क्लियर है। कितना आ जाएगा, 5, एक दाएं उधार ले ली, 12 में से 9 गया तो इधर बच गए 8, 435 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो शेषफल आया ना, इसका अगेन आपको डिवीजन करना है, किसके अंदर, पहले वाले भाज्य भाज्य के अंदर, है ना, पहले वाले भाज्य के अंदर फिर से डिवीजन करना है इसका। तो 435 का फिर से डिवीजन कर देंगे हम, किसमें, 493 में, ठीक है ना। और ये ऐसा कब तक करते रहेंगे, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, ठीक है ना। 435 का भाग दो, एक बार ही जाएगा ये भी, 13 में से 5 गए तो 8, 8 में से 3 गए तो 5, 58 आ गया। फिर से 58 का भाग 435 में दो, कितनी बार चला जाएगा, लगभग 5 अंटे 40 और
8 उठे 64, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार ही जाएगा, है ना। 7 8 56, 6 हासिल 5, 7 पंजे 35 और 5, क्लियर है साहब। कितना हो जाएगा ये, 15 में से 6 गया तो 9, 29। अगेन भाग दे लीजिए किसमें, 58 में। कितना आ जाएगा, 29 दूना 58, कितना आ गया। आपको कब तक भाग देता जाना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कई बार ये 3 नंबर होंगे तो 2 नंबर में भाग देना शुरू करोगे तो लास्ट में जाके एक शेषफल बचेगा, वहां पे जाके आप तीसरे नंबर का भाग दोगे। समझ में आ रही है बात इतनी। तो इस तरीके से हमें इसको करते जाना है। तो आपका जो ये लास्ट भाजक जो बचेगा ना, लास्ट क्वेश्चन जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका, एचसीएफ बचेगा। समझ में आ रही है बात इतनी। भाग देना तो आता ही है, बस ऐसे भाग देते जाना है। ये आपकी कौन सी विधि हो गई, सीडीएम लगातार विभाजन विधि। लिख लिया। गुड़िया आप तो आज बहुत दिन में आए हो ना। हाँ, वो कल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिन में आए हो, है ना। रोज कोई ना कोई एक दो गायब रहते हैं। और कल कौन कौन गायब था, और भी कोई गायब था क्या कल। जापन भी, कहाँ, शादी में। तो हैं, बिजी थे। और आप, शादी में, मैंने कहा था ना कि 2 4 ने तो इसलिए छुट्टी करी है, शादी में गए हो। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो आगे। कई बार आपको कहा जाता है कि 2/5, 3/4 और 7/9 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ये आपको कहा जाता है, ठीक है ना। उस टाइम पे हम थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं, कभी कभार हरों को इक्वल बनाने लग जाते हैं, बहुत सारी गतिविधियां हम करते रहते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यदि आपको भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ निकालने को आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए। भिन्नों का एलसीएम, क्या क्या करना होगा आपको, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। आपकी जितने भी भिन्न है उनके अंशों का तो एलसीएम निकाल दो, हरों का क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, क्या मिल जाएगा आपको, उन भिन्नों का एलसीएम मिल जाएगा। क्लियर है बात इतनी। अगर आपको आगे आ रहा है कि भिन्नों का क्या निकालना है साहब, आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बटे एलसीएम ऑफ दी गई भिन्नों का। जल्दी से एलसीएम निकाल के बताओ, जल्दी निकालो। निकला क्या, चलो अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, 2 3 7 का एलसीएम कितना होगा, कि 42, 21 कैसे होगा भाई,
2 का भाग थोड़ा ना जाएगा 21 में, ठीक है ना। और एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 4 9 का, एचसीएफ एक आएगा ना एचसीएफ, तो एक के अलावा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसमें तीनों में जिसका भाग चला जाए। समझ में आ रही है? चलो, भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 2 3 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 4 और 5, 45 चौके 180। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? कर सकते हो। अब सुनो, कभी कभार क्या होता है, आपको दो संख्याएं दी जाती है, उनका एलसीएम, सॉरी, दो संख्याएं होती है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया जाता है, और एक नंबर दिया जाता है, दूसरा पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? तो आपको क्या रिलेशन बनता है यहां पे? यदि कोई दो संख्याएं तथा उनका एलसीएम व एचसीएफ दिया गया हो, तो उनमें निम्न प्रकार का निम्न प्रकार का संबंध पाया जाता है। ठीक है? क्या रिलेशन होता है? फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। लिख लो इसको। लिख लिया? अब देखो, इसी के साथ आपके एलसीएम और एचसीएफ की क्या करते हैं हम? छुट्टी करते हैं। बाकी सारी चीज हम क्वेश्चन से सीखेंगे। ठीक है? चलो, अब बात करते हैं आपका लास्ट एंड फाइनल नंबर सिस्टम के अंदर, जो नंबर्स और डियर रिलेशंस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अंदर हम पढ़ रहे थे, उसका लास्ट पॉइंट जो आने वाला है वो है इंडाइसेस एंड सर्ट्स। छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाना, छोटी छोटी बातें हमको पढ़ना है। लास्ट 1 2 दिन के बाद ये पहला वाला लेसन यूनिट जो है आपका खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम स्टेट्स पे आ जाएंगे सीधे। ठीक है ना? अरे हाँ कि ना? चलो, और भाई सीट ले लेना, सीट मैंने तुम्हारे मैनेजमेंट को दे दी है। अब वो क्वेश्चन जब तक आप नहीं करोगे ना, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। हाँ जी, दोबारा सेंड करवा देना। किसको बोला आपने? उनको बोलना सर ने दे दी है, डायरेक्टर सर को दे दी है, उनसे बात कर ले वो। ठीक है ना? जो सर ने दे दिया, मैं अभी और बोल दूंगा जाके उनको। ठीक है ना? इन सारे चैप्टर्स की सीट दे दी है आपको, तो वो आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई। कोई भी डाउट डाउट है, एनी टाइम आप मेरे से पूछ सकते हो, क्लास में, क्लास के बाहर, नीचे ऑफिस में, कभी भी आप पूछ सकते हो। क्योंकि डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो इतनी रामायण पढ़ी ना हमने, कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। और आपके पास भी कोई बुक हो, कोई आपको नोटबुक आपने खरीद रखी हो, तो क्वेश्चन निकाला करो, प्रैक्टिस किया करो, जरूरी है। मैथ्स प्रैक्टिस से ही आती है, ऐसे नहीं आती। ऐसे तो कितना ही पढ़ लो, थ्योरी को पढ़ पढ़ के पागल हो जाओ। हजारों किताबों में थ्योरी मिल जाएगी, हजारों क्लासेस मिल जाएंगी आपको, पर जब तक खुद के हाथ से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैथ्स में कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो स्टूडेंट लोग पीछे रहते हैं मैथ्स में। चलो, अब अगला जो आपका आता है, वो आपका आता है डाइसेज एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। अब साहब क्या है इंडाइसेस एंड सर्ट्स के अंदर? सुनना ध्यान से, क्या होता है कोई बताएगा कि साहब घातांक और करणी क्या भला है? हम्म
और कोई? क्या होता है घातांक और करनी? भाई हमने भिन्ने पढ़ी, जानते थे ना भिन्ने क्या होती है। एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, जानते थे क्या होता है ना। वर्ग वर्गमूल पढ़ा, जानते हैं। तो वैसे ही घातांक और करनी क्या होता है? काफी अच्छा चैप्टर है, अच्छे अच्छे लोगों को हिला के रखा है इसने, है ना। हल्के में मत ले लेना इसको। देखो सुनो, कोई भी नंबर होता है, आपको मैंने बताया था जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया था कि कोई भी नंबर एक फॉर्मेट होता है नंबर को लिखने का, कि नीचे बेस नंबर होता है और ऊपर पावर नंबर होता है। ए बेस टू दी पावर एम के फॉर्मेट में हम किसी नंबर को लिखते हैं। हमें पता नहीं होता पर वो एग्जैक्ट फॉर्मेट यही होता है नंबर का। जिसमें मैंने आपको ए को बताया था बेस नंबर, आधार संख्या, और एम को बताया था पावर नंबर, घात संख्या। यस और नो? बात याद है इतनी? अब सुनो ध्यान से, इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे। नाम से ही क्लियर है, घातांक यानी घात का अंक। बेस से इतना मतलब नहीं रहेगा हमको, हमको किससे मतलब रहेगा? अब आप घातांक विभिन्न प्रकार की बनेगी। आपकी घातांक इस फॉर्म में भी बनेगी, आपकी घातांक इस फॉर्म में भी बनेगी, आपकी घातांक इस फॉर्म में भी बनेगी। विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स में आपके घातांक बनेंगे। उन घातांक का हम अध्ययन करेंगे कि इनको कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। और ये विभिन्न विभिन्न घातें जो बनेगी ना, अब जैसे एक नंबर आपका बन गया 2 की घात 3/4 प्लस 5 की घात 2/3 गुणा 6 की घात 3/7, इस प्रकार का कोई नंबर बन गया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इन घातांकों पे मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर दिए कि नहीं कर दिए? मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए ना। तो जब घातांकों के साथ आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई हो जाते हैं, तो वो जो टर्म बनती है ना, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं, करनी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? बिल्कुल बेसिक भाषा में समझा दिया आपको, छठी सातवीं क्लास की लैंग्वेज में। क्लियर है बात इतनी? तो घातांक तो क्या होता है, करनी क्या होती है, दोनों क्लियर हो गए। इंडाइसेस और सर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक से रूल्स होंगे जो हमें लिखने पड़ेंगे और आपको याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो रूल्स मेरे साथ लिख लो, समझ लो। कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना भाई साथ के साथ, है ना। जैसे सबसे पहला रूल है आपका कि किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर आप जीरो लगाते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। और एक के लिए क्या कंडीशन रहेगी? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं एक नेचुरल नंबर है, तो एक कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो कोई भी नेचुरल नंबर है, उसकी पावर अगर आप जीरो करोगे तो वो हमेशा कितना देगा आपको? 1 देगा, ठीक है ना। दूसरी बात जो हमने पहले भी पढ़ ली है, कोई दो या दो से अधिक संख्याएं ऐसी है जिनकी आधार संख्याएं क्या है? बराबर है। और घातें, घातें चाहे बराबर हो चाहे अलग अलग हो, जब उनको गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई? उनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 आप कीजिए, कर रहे हो? ये कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल? 2 की पावर 3 प्लस 2, यानी 2 की पावर 5 आनी चाहिए। यस और नो? तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 की घात 3 कितना होता है? और 2 की घात 2 कितना? कितना? बराबर कितनी? हो गया सेम? क्लियर है बात इतनी? चलो अगला रूल देखो, रूल नंबर 3 क्या है आपका? a बेस टू दी पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1/a बेस टू दी पावर m, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a बेस टू दी पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1/a बेस टू दी पावर m। मतलब किसी भी संख्या का घातांक जो है ना, नेगेटिव है, अगर ऋणात्मक है तो वो कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। पहली बात, अगर किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस घातांक को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पहले पॉजिटिव कैसे बनाओगे? अगर आपकी संख्या अंश में है तो उसे हर में ले आओ, अगर हर में है तो अंश में ले जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा? घातांक
पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने लिखा 2 की घात -3, वी कांट सॉल्व इट। समझ में आ रही है बात इतनी? परंतु यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 की घात 3। और 2 की घात 3 तो आप सभी जानते ही हो कितना आ जाएगा? 1/8 आपका आ जाएगा। क्लियर है क्या भाई ये बात? कोई दिक्कत डाउट थोड़ी आ रहा है? चलो अगला रूल देखो, चौथा रूल, ए की पावर p बाई क्यू। इस फॉर्मेट में आपका कोई नंबर आ गया है, ठीक है? किस फॉर्मेट में आ गया? ए की पावर p बाई क्यू के फॉर्मेट में आपका नंबर आ गया। साहब कैसे सोल्व करें इसको? काफी दिक्कत वाली बात हो गई है ना? तो क्या करें हम? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर p गुणा 1/q? लिख सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम है? अब बच्चों आप ध्यान दो, मैंने जब आपको वर्गमूल पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था वर्गमूल का चिन्ह होता है ये, और वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात कितनी? 1/2। घनमूल मतलब तीसरा मूल। वर्गमूल कौन सा मूल होता है? दूसरा मूल होता है, सेकंड रूट होता है किसी भी नंबर का। घनमूल थर्ड रूट होता है, तीसरा मूल होता है। इसका मतलब क्या लिखते हैं? अगर चौथा मूल हो किसी संख्या का तो यस और नो, पांचवा मूल हो तो 1/5 लिखेंगे। एनवा मूल हो तो ए की पावर 1/n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? तो किसी संख्या का क्यूवा मूल है, 1/q लिखा है ना? अब क्यूवा मूल किस पे लगा है? ए की पावर p पे लगा है। ए की पावर p पे ही तो आपकी घात अप्लाई हो रही है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं कि साहब क्यूवा मूल निकाल लो किसका? ए की घात p का। ठीक है ना? या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरी भाषा में लिखें। मैंने इसको ए की घात p गुणा 1/q लिख दिया था। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ए की घात 1/q गुणा p लिख सकता हूं। p/q हो रहा है, कैसे भी लिख दूं। तो मुझे पहले क्या सोल्व करना पड़ेगा? 1/q मतलब क्यूआ मूल किसका? ए का क्यूआ मूल मुझे सोल्व करना पड़ेगा। और ए का ये क्यू है भाई, ध्यान रख लेना है ना। क्यूआ मूल सोल्व करके उसकी घात क्या लगानी पड़ेगी? पी लगानी पड़ेगी। समझ में आ रही है क्या बात आपको? जैसे मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं आपको, इधर देखना, इसका एग्जांपल इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है? मैंने लिख दिया 8 की घात 2/3 का मान ज्ञात करो, लिख दिया। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो कहता है क्यू मूल लगाओ किस पे? ए की घात पी पे, ठीक है? ए की घात पी मतलब 8 की घात 2 हो रहा है। 8 की घात 2 कितना होता है? 64 पे क्यूआ मूल लगा दो। 4 आंसर आना चाहिए आपके इस सवाल का। दूसरा तरीका क्या कहता है कि पहले क्यूआ मूल निकाल लो किसका? ए का, फिर क्या लगा दो? पावर पी लगा दो। हमने कहा चलो ठीक है, 8 की घात 1/3 पहले सोल्व कर लो और फिर उस पे क्या लगा दो? स्क्वायर। 8 की घात 1/3 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। तब भी आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 की घात 2 गुणा 1/3, या फिर 8 की घात 1/3 गुणा 2, कैसे भी कर लो। क्लियर है ना बात इतनी? कोई दिक्कत डाउट थोड़ी आ रहा है? लिखो यहां तक की बात, फिर मैं मिटा रहा हूं। अरे ट्रेन क्यों चलाई थी तुमने? बताओ तो सही। ट्रेन चल रहा रखी थी ना अभी बोर्ड पे। अच्छा, रीजनिंग में भी ट्रेन चलती है क्या? कछुआ था। कछुआ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कब चलने लग गया है? वैसे मैथ का सिलेबस ज्यादा होना चाहिए था तुम्हारा, है ना? इस पेपर में नहीं क्या? आप लोगों के लिए तो फायदे की बात है, कंप्यूटर वालों के लिए मैथ का सिलेबस अच्छा मिल जाता तो। किसका पेपर है? पटवारी का? सही का है। अच्छा अच्छा।
एसआई में तो हो गए ना फिजिकल वगैरह, हैं? चल रहे हैं? नहीं हो गए बताए शायद, हो गए शायद, रिजल्ट आ गया फिजिकल का। हाँ भाई साहब, एसआई की नौकरी भी कलेक्टर से कम नहीं है आजकल। चलो। हाँ, मारवाड़ी समझते हो क्या तुम लोग? हैं? अपनी बात है ना। तो हमारे गांव में एक दादाजी है ना। गांव में ऐसे एक चबूतरा होता है ना, पता है ना, नीम का पेड़ लगा होता है उस पे, या बरगद का पेड़ लगा होता है ना, उस चबूतरे पे हुक्के लगे रहते हैं दो चार, और अगल बगल में गांव के सारे वृद्ध श्रेणी के लोग बैठे रहते हैं। याद है ना तुमको? हाँ। तो एक दादाजी है हमारे। तो क्या है, मैं कभी कभार गांव जाता हूँ ना, तो मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या करता है तू। मैंने कहा पढ़ाता हूँ। तैयारी वैयारी कौन करेगी, मैं की कौन करूँ। क्यों? मारो सिलेक्शन कौन होगा, जिस कौन करूँ। अरे भाई सरकारी नौकरी तो कुकरा ताड़वा की चौकी हो जाए। समझ में आई बात तुमको? मारवाड़ी समझ आती है क्या? हाँ, किसको समझ में आई बात मेरी? जोर से बोल रहा हूँ यार। हाँ, सरकारी नौकरी तो चाहे कुत्ते भगाने की हो, अच्छी होती है। चाहे एलडीसी बनो और चाहे कलेक्टर बनो, बस सरकारी नौकरी लग जाओ। क्यों? क्या लॉजिक है इसके पीछे? है? है लॉजिक। लॉजिक ये है कि सरकारी नौकरी से क्या है, आदमी की लाइफ सिक्योर हो जाती है। चाहे भले तनख्वाह 30,000, 40,000, 50,000 जो भी मिले, पर एक सिक्योर्ड लाइफ और शांति की लाइफ जी पाते हो। ये सबसे बड़ा आराम है सरकारी नौकरी का। समझ पा रहे हो? नहीं तो दुनिया बावड़ी है जो 15 लाख फॉर्म भरती है रीट में। है? समझ रहे हो बात को? तो आपके पास तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लग जाओ। है ना? भाई दो चीजें याद रखो। एक एक सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, कि जिस दिन पेपर देने बैठोगे ना एग्जाम हॉल में, जिस दिन एग्जाम हॉल में पेपर देने बैठोगे, हैं? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो तुम। उस दिन किसी क्वेश्चन को देख के है ना, दिमाग में ये पॉइंट नहीं आना चाहिए कि काश अगर मैं पढ़ लेता तो ये हो जाता। है ना? अगर वो काश आपके दिमाग में आ रहा है ना किसी क्वेश्चन को पढ़ के, दैट मीन्स यू आर फेल। समझ लेना, ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और विद गारंटी कहता हूं 99% बच्चों के दिमाग में पेपर देते समय ये आता होगा। अभी तक नहीं, वो तो अच्छी बात है, छोड़ देते हो, कम से कम नेगेटिव तो नहीं करते। पर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में ये बात जब आ रही है ना आपके, इसका मतलब आपके जो एफर्ट्स है उनमें कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है ना? यस और नो? और आपका ये कमी क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मोरल मोटिवेशन है ना, मोरल मोटिवेशन की बात कर रहा हूं, मोटिवेशन कई टाइप का होता है। तो आपका जो मोरल मोटिवेशन है ना, वो डाउन पड़ जाता है तैयारी करते समय। है ना? एग्जाम की डेट खिसक गई, वैकेंसी हाई कोर्ट में चली गई, रिजल्ट आउट हो गया, या पेपर आउट हो गया, कुछ हो गया, तो हम क्या है, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें संदेश देता है, हम एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहां से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। फिर अचानक से एग्जाम डेट कैंसिल हो जाती है। अरे यार अब कौन पढ़ेगा। फिर डेट आ जाती है वापस, है ना। तब फिर 15 दिन बचते, तब उठ उठ के पढ़ते हैं, गुरु जी बताओ। मैं क्लासेस लेता हूँ तो कई बच्चों के सवाल आते लाइव क्लासेस में, सर 15 दिन बचे, बताओ 15 दिन में तैयारी कैसे करें। मैंने कहा भाई ऐसा कोई सूत्र है नहीं इस धरती पे। और आपको जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियो मिलेंगे ना फालतू के, 3 दिन में रीट की तैयारी कैसे करें, भाई भगवान थोड़ी ना बना देगा 3 दिन में। तू क्या कर लेगा ऐसा जो 3 दिन में रीट की तैयारी करा देगा? समझ में आ रही है बात? कई वीडियोस देखे होंगे आपने, हैं? लाखों व्यूज भी देखे होंगे, उनके फॉलोवर भी देखे होंगे, है ना। मन के ये फॉलोवर भी खतरनाक है। जो यहाँ देखने आ जाते हैं कि 3 दिन में रीड की तैयारी, ऐसा कुछ नहीं होता। इन सभी धारणाओं से, अफवाहों से दूर रहें, और सिर्फ फोकस करें कि आपके पास जो सिलेबस है वो सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट होनी चाहिए। पहली बात मैंने आपको बता दी कि काश कहने का मौका मत छोड़ो अपनी लाइफ में। काश कहने का मौका छोड़ दिया ना, वहां खत्म कर लिया अपने आप को।
समझ में आ रही है? होना नहीं होना प्रभु के हाथ में, अपना कोई सरोकार नहीं है, अपने हाथ में क्या है, मेहनत है, तो वो करते जाओ। और काश कहने का मौका छोड़ दिया मतलब यू आर टोटल फेलियर है वो आपका। जहां काश आ गया ना वहां फेलियर है, कोई भगवान की कृपा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए फिर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी आपका मोरल मोटिवेशन डाउन डाउन हो जाए, है ना तो डाउनलोड हो ना अपलोड हो मोटिवेशन कहीं से, समझ रहे हो, तुम्हारे कंप्यूटर की भाषा में बोल रहा हूं, तब क्या करें समझ में नहीं आता। कई बार ऐसे चिंता तो होती है कि यार हम पढ़े, नौकरी लगनी चाहिए, क्योंकि बाहर मार्केट में अब थड़ी लगाने की भी जगह नहीं बची है, हर कोने पे थड़ी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि ऑप्शन बचे नहीं है मार्केट में, क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना है हर फील्ड में। समझ रहे हो? तो करेंगे क्या? प्राइवेट कंपनी में नौकरी करोगे, 8,000 से ज्यादा कीमत नहीं है तुम्हारी मार्केट में। समझ में आ रही है ना? तो कीमत कैसे बनाए अपन अपनी मार्केट के अंदर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके लिए आपको मोरल मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, जो कहां से मिलता है? आपके घर में ही रहता है 24 घंटे उपलब्ध, आपके मम्मी पापा, वहां से मिलता है आपको मोरल मोटिवेशन। कैसे? एक चीज सोच के देखो, छोटी सी मामूली सी चीज। अभी आप 18, 20, 22, 23, 24, 25 साल के होंगे, है ना? आप कभी एक साल में अपने मम्मी पापा से 100 चीजें तो मांग ही लेते होंगे। मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, आज कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, बुक्स चाहिए, फीस चाहिए, है ना, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, बहुत चीजें मांगते हो मम्मी पापा से। क्योंकि अभी हम दादागिरी किसके दम पे करते हैं? मम्मी पापा के दम पे ही तो करते हैं। अपना तो कुछ है ही नहीं पीछे है ना? अपना कुछ होता तो फिर दादागिरी थोड़ी करते, फिर जिम्मेदारियां निभाते। भाई ऐस तो माँ बाप के कैश पे ही होता है, वही चल रहा है अभी अपना। तो कैश 100 चीजें हम मांगते हैं उनसे, और आप सोच के देखो, 100 में से अगर वो 99 चीजें आपको दिला दे, एक चीज नहीं दिलाए, तो कैसा लगता है? गंदा लगता है। कभी कभार कहते नहीं अपन किसी से, अपने ही मम्मी पापा किसी से कहेंगे, पर अंदर ही अंदर मन में है ना, ऐसा लगता है यार ये गलत किया मम्मी पापा ने मेरे साथ, कोसने लगते हैं अपन उनको, है ना? आप सोच के देखो, एक साल में आपने 100 चीजें मांगी, 99 उन्होंने दिला दी, एक चीज नहीं दिलाई, तो आपको बुरा लगने लग गया, मन खराब होने लग गया आपका। आप 24 साल के हो गए हो, आपसे मम्मी पापा क्या चाहते हैं? कि मम्मी पापा का देने का फर्ज बनता है? तुम्हारा कुछ फर्ज नहीं बनता उनके लिए? एक साल में एक चीज नहीं दिलाई तो आप दुखी हो गए, और वो 24 साल में आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, क्या? कि भाई तू अपने पैरों पे खड़ा हो जा, हमें ना चाहिए तेरी सैलरी। वो आपसे सैलरी की भी आशा नहीं रखते। आज के जमाने के माँ बाप जानते हैं कि औलादे कितनी निहाल करेगी, है ना तो आपसे सैलरी की भी आशा नहीं रखते। वो आपसे क्या कहते हैं? सिर्फ तू खुश रह ले, तू अपने पैरों पे खड़ा हो जा, तेरी जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। वो इस चीज से टेंशन फ्री हो जाएगी कि मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदगी जी लेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है लाइफ क्या है। जब आपका बेटा घर में हो, बेटी घर में हो, कल को शादी होगी, बच्चे होंगे आपके, उनकी डिमांड 100 रुपए की और आपकी जेब में 10 रुपए हो ना, उस दिन सोचना आपके साथ क्या गुजरती है। वो आपके माँ बाप के साथ कभी ना कभी गुजरी होगी। तो वो समझते हैं इस चीज को कि मेरे बेटे के साथ ये चीज ना गुजरे। तो किसी के लिए मत करो, इस दुनिया में सब धोखा देंगे। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ के जुड़ा है आपके साथ। दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, फोन वोन सब आपको धोखा देने वाले हैं। असल सत्य माँ बाप है अपने। तो उनके लिए एक छोटा सा काम कर लो जिसमें लाइफ तुम्हारी है, फायदा तुम्हारा है ना? तो ये दो चीजें अपने साथ रखो, एक तो मोरल मोटिवेशन, और दूसरा दिमाग में ये रख लो कि एग्जाम में पास करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मिल गया तो हम वैसे ही फेल हैं। भाई एक चीज बताओ, तैयारी क्यों कर रहे हो? यहाँ काय के लिए आ रहे हो? नौकरी के लिए ना? यस और नो? अरे हाँ कि ना? अब आपको ये अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह की मार्केट में बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन चल रहा है आजकल। पेपर भी आउट हो जाते हैं कभी कभार, है ना? है ना? कोई लोग पैसे देके भी सिलेक्शन ले लेते हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। उनके बीच हमें सिलेक्शन लेना है। हमारे पिताजी के पास 25 लाख कैश नहीं है नौकरी लगवाने के लिए, होते तो यहाँ थोड़ी आते। 25 लाख की सेटिंग कर रहे होते कहीं पे कि साहब लगवाओ नौकरी। समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ आ रहे हैं काई के लिए? पढ़ने के लिए। अब पढ़ने में दो कंडीशन है। आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो आपको पता है आपका सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है ना।
और अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो उसका सार्थकता निकालो ना, ये समय किसका बिगड़ रहा है? साल 6 महीने आप तैयारी करोगे, फिर एक फोरम में नहीं हुआ तो दूसरी वैकेंसी का फोरम लगाओगे, समय किसका जा रहा है? उससे बढ़िया तो तुम नौकरी कर लो कहीं पे प्राइवेट। तो यहां आ रहे हो, दैट मीन्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियरली मान लो, साल 2 साल 3 4 एज 27 28 हो गई ना जिस दिन तुम्हारी, उस दिन तुम्हें ये पता नहीं लगेगा हम करे क्या, जाए कहां। और बगल में बुआजी का लड़का या मौसी का लड़का नौकरी लग गया, फिर देखो क्या हालात होते तुम्हारे घर में, है ना। या किसी पड़ोसी का लड़का नौकरी लग गया और वो उम्र से तुमसे 1 1.5 साल छोटा है, फिर देखो क्या हालात होते हैं। तो आपकी इज्जत, आपका गौरव, आपका मान सम्मान आपके हाथों में है, बचाओ उसको। कैसे बचा सकते हो? मेहनत करके, है ना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, किसी ना किसी रूप में आपको उसका फल मिल जाता है। तो उसको लगातार करते रहो और बहुत सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दो। फेब्रुअरी एंड आ गया है, मई या जून में डेफिनेटली आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत ह्यूज सिलेबस है आपका, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है आपका, काफी अच्छा खासा सिलेबस है आपके पास। तो मतलब आपको इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको टाइम ही नहीं मिलना चाहिए किसी चीज के लिए। पढ़ाई के सिवाय और किसी चीज के लिए टाइम नहीं है आपके पास। खाना पीना नहाना धोना ये सब चलते रहेंगे जिंदगी भर, सोना घूमना फिरना शादियों में जाना, दोस्त के यहाँ पे जीमने जाना, ये सब चलता रहेगा। ये 4 3 महीने है ना, ये नहीं आपको वापस मिलने वाले। और इनमें हो गया ना जो हो गया। और सबसे बड़ी दिक्कत तो जब होगी जब खूब सारी तैयारी कर ली, रात 1 नंबर से सिलेक्शन अटक जाए, हालत खराब हो जाती है, जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रही है ना बात आपको? तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को आप जितना बिगाड़ोगे ये आपके हाथ में। कोई बच्चे तो हो नहीं छोटे एलकेजी यूकेजी के कि साहब ठीक है लड़के सुधार लिया या डांट के सुधार लिया, आप सब अपना भला बुरा भली बात ही जानते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा नहीं हो सकता या मैं नहीं कर सकता, ये मेरे को ये काम ज्यादा बेटर है, तो पहले ही करने लग जाओ। कम से कम दुनिया के 2 3 साल के कंपटीशन से तो बचोगे। समझ आ रही है ना बात? तो डू एंड डाई वाली तैयारी करो कि बस करना ही है, इसके आगे कुछ नहीं बच रहा, लाइफ खत्म है आगे। ये मान के चल लो कि इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कहीं का नहीं हूं इस धरती पे, कोई वैल्यूज नहीं है। आपकी वैल्यूज आपके हाथ में है, एंड यू हैव टू डू इट। समझ में आ रही है ना बात? चलो आगे चलो। एक नंबर मैंने लिखा ए बेस टू दी पावर एम बेस टू दी पावर एन, ठीक है ना। अगला रूल लिख लेना, जो भी पॉइंट है डाल लेना। और एक लिखा मैंने ए बेस टू दी पावर एम बेस टू दी पावर एन। क्या आपको लगता है इनमें कोई डिफरेंट है? है तो क्या है? और किसी को ऐसा भी लगता है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है? अच्छा चलो, और इजी बनाते हैं आपके लिए। ए की वैल्यू दे दी मैंने 4, एम की वैल्यू दे दी 3 और एन की वैल्यू दे दी 2। बताओ पहली सिचुएशन में तो क्या आंसर मिलेगा, दूसरी में क्या मिलेगा? फर्स्ट में 4 बेस टू दी पावर 6 और इधर 4 की पावर 9। कितने लोग सहमत है इस बात से? 1 2 3 4 5 6 7, बस। बाकी लोग सहमत नहीं है? हाँ जी, आप क्यों सहमत नहीं हो? आपके पीछे बोल रहा हूं मैं। हैं? कंफ्यूजन है? हाँ जी, आप क्यों सहमत नहीं हो? कंफ्यूजन हो गया? पीछे वाले भाई साहब? हाँ, समझ नहीं आ रहा। देखो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको लगते ऐसे हैं कि इक्वल है ना। कई बच्चों को लगता है कि ये इक्वल है, पर ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, इनमें दिन रात का अंतर है इन दोनों में। ठीक है ना। हेलो। हाँ, अभी क्लास में बाद में बात करूंगा ना। हाँ सुनो भाई, क्या मतलब है इसका? मतलब तो ये है कि ए की पावर एम जो है वो सीधा सीधा एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। और यहां इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले m की पावर n सोल्व होगी, m की पावर n सोल्व होके मान लो आंसर आता है कितना, a। फिर वापस a की पावर a लगेगी और ये सोल्व होगी। क्लियर है ना बात इतनी?
जैसे मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर करना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो a की पावर m की पावर n p q r, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन आप कैसे करोगे, a की पावर m इंटू n इंटू p इंटू q इंटू r। क्लियर है बात इतनी। पर अगर यही चीज यहां पर आ गई तो a की पावर m की पावर n की पावर p की पावर q की पावर r, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले q की पावर r को सॉल्व करना है। मान लो ये आंसर बनता है कितना, a, तो आप क्या करोगे, a की पावर m की पावर n की पावर p की पावर a आप करोगे। फिर आपको p की पावर a को सॉल्व करना है, कितना बनाएगा, मान लो b बन गया आपका, ठीक है ना। तो b अब किसकी पावर बन जाएगी, n की पावर b। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, a की पावर m की पावर c बन जाएगा। और फिर से आप m की पावर c को सॉल्व करोगे, कितना आ गया, मान लो d आ गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, a बेस टू द पावर d। क्लियर है ना, समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस। अगला देखो, अगला लिखा है आपका a गुणा b की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n गुणा b की पावर n। क्लियर है बात, आई थिंक आपको क्लियर भी होगी ये चीज कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, समझ में आ रही है। जैसे मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 की पावर 2, तो ये कितने के किसके बराबर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अगर ये सही आ जाता है तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा है वो ठीक है। तो ये कितना होगा, 6 का स्क्वायर 4 गुणा 9, कितना हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका क्या है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली a की पावर m माइनस n। कैसे लिख सकते हैं, कारण समझिएगा भाई, इधर देखो, हमने लिख दिया a की पावर m, मैंने आपको बताया था कि आपकी घातें ऊपर से नीचे जाएगी तो चिन्ह बदल जाएंगे उनके, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो आप इसको लिखोगे आगे, तो ये कितना हो जाएगा, a बेस टू दी पावर माइनस एन। नीचे से ऊपर ले गया मैं, हर में से अंश में ले गया। तो जब आप इन पे दूसरा नियम अप्लाई करोगे, क्या है दूसरा रूल, कि घाते वो आधार संख्या समान हो तो घाते जुड़ जाती है। तो a की पावर m प्लस माइनस n ये होगा, देन फाइनल आंसर कितना मिलेगा, a की पावर m माइनस n। चारों क्लियर है क्या आपको, कोई दिक्कत डाउट थोड़ी है। और आपको पता लगी गया होगा, मैंने ये वैल्यूज दी उस हिसाब से इसका आंसर होगा 4 बेस टू द पावर 6 और इसका आंसर होगा 4 बेस टू द पावर। क्लियर है ना भाई, अब तो कंफ्यूजन थोड़ी है, क्लियर है। चलो लिखो इसको। कितने हो गए, 5-7 तो हो गए होंगे, 8 हो गए या, चलो। पहले 2 अंक में से एक को जीरो कर दो, एक को खत्म कर दो, फिर लास्ट में कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। हाँ, रिमाइंडर बचेगा, उसमें अगली तीसरी संख्या को ऐड कर लो, ठीक है ना। या कि नहीं, 2-2 का भाग दे लो, लास्ट में रिमाइंडर बचेगा दोनों का, तब कर लो, ठीक है ना। लिख लिया भाई, चलो। देखो, a बटे b की घात n अगर इस प्रकार लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट
a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n, या फिर आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, क्या कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर n इंटू b की पावर, पर इसको लिखने का कोई मतलब नहीं रहता तो हम डायरेक्ट वैसे ही लिख देते हैं। क्लियर है बात इतनी? चलो अब सुनो आगे की बात। अब आपके कई सीरीज पे क्वेश्चन बनते हैं इंडाइसेस और सर्ट्स के, कैसे? अंडर रूट ऑफ ए प्लस ए प्लस ए प्लस, ठीक है ना? इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है एक सीधा सीधा। फॉर्मूला क्या है बता देता हूं। अंडर रूट 4a प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बात इतनी? ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले को भी आप यूज लेना चाहो तो चाहो ले तो ले, नहीं तो इसके लिए ट्रिक भी है सीधा। क्या ट्रिक है देखिएगा, मैं आपको खोल के बताऊंगा ये पूरा कैसे बना ये फॉर्मूला, ये ट्रिक कैसे बनी। चलो मैं बता ही देता हूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया x बराबर रूट ए प्लस रूट ए अप टू इनफाइनाइट टाइम, ये आपका जा रहा है साहब, कोई दिक्कत है? अच्छा, मैंने दोनों साइड का वर्क कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस रूट ए रूट ए रूट ए अप टू इनफाइनाइट टाइम। क्लियर है बात इतनी? तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस, इसको वापस से क्या लिख सकता हूं, एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अरे हाँ कि ना, समझ आ रही है ना बात? तो यहां पे आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण। मिडिल टर्म स्प्लिट करके सोल्व करते हैं जनरली, है ना? तो कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। क्या क्या फैक्टर्स होंगे इसके? बताएगा कोई? हाँ जी, बुलियन फॉर्मूला पढ़ा है आपने? दराचार यदि का सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो फॉर्मूला लगाओ, यही आपका सोल्यूशन आएगा इससे। समझ में आ रही है बात इतनी? यस और नो? अब ये तो बात हो गई है। अब डायरेक्ट ट्रिक की बात करते हैं कि ना तो हमें फॉर्मूला आता, ना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता, हमें कुछ नहीं आता, हमें तो इस सवाल का उत्तर चाहिए। तब इस सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चों? ये जो सवाल आपका बनेगा ना, कुछ इस टाइप का बनेगा, जैसे ये एक सवाल आपका बना, अंडर रूट 12 12 12 अप टू इनफिनिट, कुछ इस टाइप का सवाल बनेगा। आपको क्या करना है, इस संख्या के दो फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर, और ऐसे प्राइम फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, दो फैक्टर आएंगे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। अगर यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है तो हमेशा क्या उत्तर रहेगा, बड़ा वाला आपका उत्तर रहेगा। जैसे अगर इस इक्वेशन को मैं इस समीकरण में ढालू तो ये कितना हो जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ए की जगह कितना आ गया है 12 बराबर 0। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x यहां से कॉमन लूंगा, x माइनस 4 प्लस 3 यहां से कॉमन लूंगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यस और नो? x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज मिलेगी आपको यहाँ पे, कौन कौन सी? एक तो x बराबर 4 और x बराबर, तो राइट आंसर यही होगा ना, क्योंकि अंडर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वो आयोटा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 ही होना है ना। तो आपको डायरेक्ट ही कर लेना है। ये क्या होगा, हर बार दो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, और डिफरेंस कितना रहेगा उनका, 1 रहेगा। समझ में आ गई? तो जब भी इस सीरीज का क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन आया, कई क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 156 प्लस अंडर रूट 156 प्लस अंडर रूट 156, क्या आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 90 90 90, सॉरी, हाँ, इनफाइनाइट। क्या क्या आंसर आ जाएंगे, 30 के दो फैक्टर हो गए 6 5, प्लस लगाए तो बड़ा वाला आंसर 6 आंसर, 156 के 12 गुणा 13, याद करो, है ना?
12 गुणा 13 करोगे 156 आ जाएगा, तो बड़ा वाला आएगा क्योंकि प्लस लगा है। 90 के 10 नाम 90, आंसर कितना कर सकते हो। चलो आज के लिए करते हैं इतना ही। अब इसमें कुछ छोटी सी मोटी सी बातें बची है, दो चार, जो कल हम कंप्लीट करके कहाँ जाएंगे, स्टेट्स पे चलेंगे। स्टेट और ग्राफ्स हम पढ़ेंगे कल से, ठीक है। और इसका सीट ले लेना, मैं अभी बोल दूंगा और नीचे, ठीक है ना, जाके बात कर लेना। मैंने शीट दे दी है आपके मैनेजमेंट।